नमस्कार प्रिय साहित्य प्रेमियों। स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास प्रेमा का भाग 6 मुये पर 100 दुर्रे। इस व्यंग्यात्मक शीर्षक के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर किया है जहां मृत व्यक्ति की आलोचना उसके जीवन से भी ज्यादा तीखी होती है। पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में यह बात ना आती थी कि अमृत राय ने उसे गजरा क्यों दिया। उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ अप्रोचित है। उसने चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। प्रभात हुआ। अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा की थी कि पंडायन और चौबायन और बाबू कमला प्रसाद की वृद्ध महाराजिन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में उपस्थित हुई। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, सबके पैर छुए। उसके बाद यह पंचायत होने लगी। पंडायन जो बुढ़ापे की वजह से सूख कर छोहारे की तरह हो गई थी, क्यों दुल्हन पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते। पूर्णा डरते डरते 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडायन और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी। क्या नाम कि कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उन कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो, ओ तुमने कोई अच्छा काम किया। क्या नाम कि तुम्हारा और उनका अब क्या साथ। जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पौव निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम ये नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाओ या स्नान को न जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडायन चुप हुई तो महाराजन टुयो की तरह चहकने लगी। क्या बतलाऊं, क्या बड़ी सरकार और दुल्हान दोनों लहू काधून पीकर रह गई। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलक बिलखरोड़ ही की। एक तो बेचारी लड़की के यूं हरजान के लाले रह पाए, दूसरी अब रौंड बेवा के साथ उठना बैठना है। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध के कौप रही थी, ओखों से ज्वाला निकल रही थी। बारे मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वह बेचारी तो अभी बच्चा है। खोटे खड़े का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए, जब बहुत समझ आया तब जाके मानी, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूं। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राण प्रिय ही न रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो। जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो, और सरकार का बेटा जिए, जहां तक हो सके धर्म के काम करो। महाराजन के चुप होते ही चौबाइन गर्जने लगी। ये एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछा कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, तब अभी से तुम कंधी छोटी करने लगी। क्या कि तुम अब विधवा हो गई। तुमको अब सिंगार पिटार से क्या सरोकार ठहरा। क्या नाम कि मैंने हजारों औरतों को देखा है जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती है। यह न कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूंगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृतराय का रोज रोज आना ठीक नहीं है कि नहीं। सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी। मांस के लोथड़े हडड़ियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू रौंड हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजन की बात सुनकर, जोस्ट बात होगी सबको ही कहेगा, इसमें किसी का क्या डर। भला किसी ने कभी रौंड बेमाथे पर बरबंदी देते देखा है। जब सुहाग उठ गया तो फिर सिंदूर के साथ। मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। न जाने इन छोकरियों काजी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी लचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि बाबा ब्रॉड हो गई, हमको निगोड़े सिंगार से क्या लेना। महाराजन, सरकार का बेटा जी, तुम बहुत ठीक कहती हो सी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मोंग में से दूर लगाए, देखा तो खरीद कर हगी। दौन तोतले उंगली दबाई कि अभी 3 दिन की विधवा और यह सिगार। सो बेटा, अब तुमको समझ बूझ कर काम करना चाहिए। तुम अब बच्चा नहीं हो। सेठानी, और क्या चाहे बच्चा हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सभी कहेंगे। चुप क्यों हो पंडायन, इनके लिए अब कोई राह बाट निकाल दो। डाइन, जब ये अपने मन की होगी तो कोई क्या राह बाट निकाले। इनको चाहिए कि ये अपने लंबे लंबे केश कटवा डाले। क्या नाम किनकी दूसरों के घर आना जाना छोड़ दे। कंधी चोटी कभी न करे, पान न खाए, रंगीन साड़ी न पहने, और जैसे संसार की विधवाएं रहती है वैसे रहें। चौबाइन और बाबू अमृतराय से कह दें कि यहों न आया करे।
इस पर एक औरत ने जो गहने कपड़े से बहुत मालदार न जान पड़ती थी, कहा, चौबाइन, ये सब तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृतराय छिड़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी? कोई विधवा होगी तो क्या अब अपना मुंह सी लें? महाराजन हाथ चमका कर, ये कौन बोला? ठसों। क्या ममता फड़कने लगी? सेठानी हाथ मटकाकर, तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी? रौंद तो हो गई हो, काहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो? चौबाइन, जाने भी दो सेठानी जी, इस बॉडी के मुंह क्या लगती हो? सनी, कटकर इस मुई को यहाँ किसने बुलाया? ये तो चाहती है जैसी मैं बेहयास हूं वैसा ही संसार हो जाए। महाराजन, हम तो सीख दे रही थी तो इसे क्यों बुरा लगा? ये कौन होती है बीच में बोलने वाली? चौबाइन, बहन, उस कुटनी से ना हक बोलती हो, उसको तो अब कुटना पा करना है। इस भांति के टूकतियों द्वारा सीख देकर यह सबसत्रियां हासे पे आधारी। महाराजन भी मुंशी बरी प्रधान के यहाँ खाना पकाने गईं। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी, वह इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्च लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गौंठ पौंध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमर चली। प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी, मगर कभी कभी घंटे याद है, घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, एक ऊँघ सी आ जाती थी। मगर जब से उसने बाबू मृतराय को कंगालियों के भेस में देखा था और पूना के घर से लौटते वक्त उसको उनकी कलाई पर गजरा न नजर आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आवे और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो। इस वक्त जो भावज के पैरां की चाल सुनी तो यह समझकर कि पूर्णा आ रही है, यह लपकी हुई दरवाजे तक आई, मगर ज्यों ही भावज को देख ठक गई और बोली, कैसे चली? भाभी? भाभी तो यह चाहती ही थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। यह प्रश्न सुनते ही तिनक का बोली, क्या बताओ कैसे चली? अब से जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोच कर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लोहू थोड़े ही सफेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा डलक जाए, मगर अपने कमरे से पौम बाहर न निकाले। प्रेमा ने वह सवाल यूं ही पूछ लिया था। उसके जब ये अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बदगन बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी? भाभी, कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह में मिश्री घोली हुई ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ाई करते हैं। भावज, इस समय मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है। ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो, मैं तो यूं ही अपनी जान को रो रही हूं, उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने आई। हाँ रानी, मेरा तो चित्त बिड़ा हुआ है, सर फिरा हुआ है। जरा सीधी सादी हूं ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कठी कुतिया हूं, सबको काटती चलती हूं। मैं भी यारों को चुप के चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती, तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी डर भार देने लगता। मगर मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियां लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। ये जलीकटी सुनकर प्रेमा से जब्त न हो सका। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी। उसका वर्षों से विरह की बगनी में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वह रोने लगी। भावज ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष की आंखें जगमगा गईं। हत्तेरे की, कैसा रूला दिया। बोली, बिलखने क्या लगी? क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी? कुछ झूठ थोड़ी ही कहती हूँ। वही अमृत राय जिनके पास आप चुप के प्रेम पत्र भेजा करती, अब दिन दहाड़े उस रौंड पूर्णा के घर आता है और घंटों वही बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल के गजरे ला लाकर पहनाता है। शायद 2 एक गहने भी दिए हैं। प्रेमा इससे ज्यादा न सुन सकी, गिड़गी कर बोली, भाभी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझ पर दया करो। मुझे जो चाहो कह लो, बड़ी हो, जी चाहे मार लो, मगर किसी का नाम लेकर और उस पर छठे रखाकर मेरे कत्ल को मत जलाओ। आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो? प्रेमा ने तो ये बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार छुद्दे रखकर पर बिगड़ गई। चमक कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं दूसरों पर छुद्दे रखकर तुमको जलाने आती हूँ। मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई मिलती होगी। आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो, एक 30 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम? माना कि वह उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर यह तो दुनिया है। जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़ आता है। भले मनुष्यों का ये डंग नहीं है कि दूसरे को बहकाया करें, और उस छोकरी को क्या को ई बहकाएगा, वह तो आप मर्दों पर डोरे डाला करती है।
मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी रथी, उसी दिन ताड़ गई थी कि ये एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको जमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा मानो एक बला दूर हुई। कल जब वह यहाँ आई थी तो मैं बाल बुंधा रही थी, नहीं तो डेवड़ी के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती। चुड़ैल कहीं की यों आकर तुम्हारी सहेली बनती है। इसी से अमृतराय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसा लचक लचक कर ठुमुक ठुमुक चलती थी, देख देख कर आंखें फूटी थी। खबरदार जो अब कभी तुमने उस चुड़ैल को अपने यहाँ बिठाया। मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जबान वो बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वह तो सब सच था। भला उसका असर क्यों न होता। अगर उसने गजरा लिए हुए आते न देखा होता तो भावच की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वह ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृतराय और पूर्णा को कोसने लगती और यह समझ लेती कि उन दोनों में कुछ सौंठ गौंठ है। हाँ, वह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुहल पेट कर कुछ सोचने लगी। प्रेमा को तो पलंग पर लेटकर भावज की बातों को तौलने दीजिए और हम मर्दाने में चले। ये एक बहुत सजा हुआ लंबा चौड़ा दीवान खाना है। जमीन पर मिर्जापुर खूबसूरत कालीनें बिछी हुई है। भौती भौती की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई है। दीवारें उत्तम चित्रों से भूषित है रहा है। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे अनगाए एक अखबार पढ़ रहे हैं। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर को ई और महाशयरी से बैठे हुए हैं। वह सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में बाबू दान नाथ है। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मनलाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाइन और 2-3 और आदमी है जिनको हम नहीं पहचानते। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर सर उठाया और सभा की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृतराय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जाते हैं। गुलजारी लाल, क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बद्री प्रसाद, कुछ न पूछिए। आज तो उन्होंने खुली खुली गालियां दी है। हमसे तो अब ये बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी, आखिर कोई कहो तक बर्दाश्त करे। मैंने तो इस अखबार का पढ़ना तक छोड़ दिया। झम्मन लाल गोया अपने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया। अजी आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कवित्र रच रहा हूँ, नेक उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि ये भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद, बाबू अमृतराय ऐसे अधजीवे आदमी नहीं है कि आपके कवित चौपाई से डर जा। वह जिस काम में लिपटते हैं सारे जी से लिपटते हैं। जम्मन, हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे। फिर देखिए वह कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर में मैं बदनाम कर दूं। यह कौन सी बहादुरी है? अगर आप लोग उनसे विरोध मोल दिया चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए, उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हजार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैठ है, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृतराय का व्याख्यान था। और काम अकेले वही नहीं करते, कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं। और ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल, आप तो सलाह इस तरह देते हैं गोया आप खुद खुद कुछ न करेंगे। कमला प्रसादन, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृतराय के सब सिद्धांतों से मेल है सिवाय विधवा विवाह। बद्री प्रसाद, डपटक कर बच, कभी तुमको समझ ना आएगी। ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। चमन लाल, कमला प्रसाद से क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार है? कमला प्रसाद, मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलाजरी लाल हंसकर, ये नए बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाए। बद्री प्रसाद, छल्ला कर बच्चा, तुम मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रोज होता है। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर जाने लगे कि 2-3 आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। आप वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृतराय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे। गुलाजारी लाल, कहिए पंडित जी क्या खबर है? मिस्टर शर्मा मूंछों पर हाथ फेर कर बहता जा खबर लाया हूं कि आप लोग सुनकर फटक जाएंगे। बाबू अमृतराय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी जमीन के लिए दरखास्त है। सुनता हूं वहां एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कमला प्रसाद, तुम आज उसी जमीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरखास्त पेश कर दो। हम वहां ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा आज अमृतराय साहब के बंगले पर गए थे। वहां बहुत देर तक बातचीत होती थी। साहब ने मेरे सामने मुस्कुराकर कहा, अमृतराय, मैं देखूंगा कि जमीन तुमको मिले। गुलजारी लाल ने सर हिलाकर कहा, अमृतराय बड़े चाल के आदमी है।
मालूम होता है साहब को पहले ही से उन्होंने अपने डंक पर लगा लिया है। मिस्टर शर्मा, जनाब आपको मालूम नहीं अंग्रेजों से उनका कितना मिलजोल है। हमको अंग्रेज मेंबरों से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। वह सब के सब अमृत राय का पक्ष करेंगे। बद्री प्रसाद, जहां तक मेरा बस चलेगा मैं ये जमीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार है। ये लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर अपने हैं। क्या हमको उनकी वोट भी न मिलेगी? ये भी न होगा तो मैं उस जमीन को दाम देकर लेने पर तैयार हूं। चमनलाल, जनाब मुझको पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है। उसमें मिस्टर वाल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वाल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर हैं और साधारण अंग्रेजों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक है। आपका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वह प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और ये उनका नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछली साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घेनघोर बज रहा था, वाल्टर साहब गरीब किसानों के घर जाकर उनका हालचाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे। और अकाल के दिनों में तो हसदा प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वाल्टर मुस्कुराकर, बाबू साहब आप बड़ा चालाक है। आप चाहता है कि मुंशी बदरी प्रसाद से थैली भर रुपया ले, मगर आपका बात वह नहीं मानने सकता। अमृत राय, मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि यह काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं। और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूं। मगर हाँ, तब मैं और कामों में कुछ भी उत्साह न दिखा सकूंगा। वाल्टर हंसकर, बाबू साहब आप तो जरा से बात में नाराज हो गए। हम बोलता है कि हम तुम्हारा मदद 2,000 से कर सकता है, मगर बद्री प्रसाद से हम कुछ नहीं कहने सकता। उसने अभी अकाल में सरकार को 5,000 दिया है। अमृत राय, तो ये 2,000 में लेकर क्या करूंगा? मुझे तो आपसे 15,000 की पूरी आशा थी। मुंशी बद्री प्रसाद के लिए 5,000 क्या बड़ी बात है। तब से इसका दुगना तो एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं और केवल इस आशा पर कि उनको सीआई ई की पदवी मिल जाएगी, वह इसका 10 गुना आज दे सकते हैं। वाल्टर अमृत राय से हाथ मिलाकर, वेल तुम बड़ा चालाक है, तुम बड़ा चालाक है, तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता है। यह कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन खड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुंचे। ठीक उसी वक्त जब हम अमृत राय से रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थी। प्यारे पाठकगण, हम यह वर्णन करके इन आदमियों के पहुंचते ही वहां कैसी खलबली पड़ गई। मुंशी बद्री प्रसाद ने इनका कैसा आदर किया। गुलजारी लाल, दाननाथ और मिस्टर शर्मा कैसी अंखें चुराने लगे, या साहब ने कैसे काट छांट की बातें की और मुंशी जी को सी आई ई की पदवी की किन शब्दों में आशा दिलाए आपका समय नहीं गंवाया चाहते। खुलासा है कि अमृत राय को यहाँ से 17,000 रुपया मिला। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज्यादा था। वह जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गड़ी जीते चले आ रहे हैं। वह जमीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दस्तखती में लगी और आज ही इंजीनियर ने उसको नापकर अनाथालय का अंक बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहाँ बातें होने लगी। झम्मनलाल, हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के रूप में डाल दिया। गुलजारी लाल, जनाब आप 500 को रो रही है, यहाँ तो 1,000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो सीआई ई की पदवी पावे गए, बहादुरी को भी नहीं पूछता। कमला प्रसाद, बड़े शो की बात है कि आप इस कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृत राय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गौ बेचकर 10,000 रुपया भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद, अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। छम्मन लाल कर, आप क्यों न प्रसन्न होंगे, आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद, हंसकर, अगर आपका वह कवित तैयार हो तो जरा सुनाए। दाननाथ, जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, बोले, अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए। आज ये मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले हम सब पर भारी है। कमला, आपने नहीं सुना, सत्य की सदा जय होती है। मुए पर 100 दुर्रे।
अध्याय यहीं समाप्त होता है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साय के सागर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अगली रचना के साथ फिर जुड़ सकें। आपका हार्दिक धन्यवाद।